ये इंसानों द्वारा मंगल ग्रह पर पहली बार खोजी गई एलियन जिंदगी थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अंतरिक्ष यात्रियों की देखरेख में यह छोटा सा जीव अचानक दो पतली सी टेंटिकल्स उगा लेगा। यह दृश्य देखते ही सभी वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री खुशी से पागल हो गए। उन्होंने तुरंत इस ऐतिहासिक खोज की जानकारी पृथ्वी पर भेज दी। इसी दौरान एक लड़की के साथ लाइव कनेक्शन किया गया, जहाँ अंतरिक्ष यात्री उसे इस एलियन जीव के बारे में समझा रहे थे। फिर ऑनलाइन वोटिंग के जरिए उस एलियन का नाम रखा गया केविन। एक ऐसा नाम जो सुनने में बेहद मासूम, प्यारा और थोड़ा बच्चों जैसा लगता था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस मासूम नाम के पीछे कितनी भयानक मौत छिपी हुई है। जब पूरी दुनिया केविन के आने की खुशी मना रही थी, तभी स्पेस स्टेशन पर एक दूसरी समस्या भी चल रही थी। जिस अंतरिक्ष यात्री का मेडिकल चेकअप हो रहा था, उसका नाम डेविड था। वह पूरे 1 साल से स्पेस स्टेशन पर तैनात था। लगातार शून्य गुरुत्वाकर्षण में रहने की वजह से उसका शरीर बुरी तरह कमजोर और सिकुड़ चुका था। अगर वह जल्दी पृथ्वी पर वापस नहीं लौटा तो उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन फिलहाल उनके सामने उससे भी ज्यादा जरूरी मिशन था, केविन का अध्ययन। केविन को जगाए जाने के बाद उसकी बढ़ने की रफ्तार बेहद खतरनाक हो गई थी। सिर्फ थोड़ी सी ग्लूकोज मिलने पर वह कुछ ही दिनों में अपने आकार से 2 गुना बड़ा हो जाता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि केविन पृथ्वी के जीवों जैसा नहीं था। वह किसी साधारण कोशिका से विकसित होकर बहुकोशिकीय जीव नहीं बना था। असल में उसका पूरा शरीर सिर्फ एक विशालकाय सिंगल सेल था। मतलब उसका हर हिस्सा, यहाँ तक कि उसका दिमाग भी, शरीर के किसी भी हिस्से का काम कर सकता था। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि वह अपने शरीर से अनगिनत पतली टेंटेकल्स निकालकर आसपास के माहौल को महसूस कर सकता था। एक वैज्ञानिक जिसका नाम एजेंट था धीरे धीरे उसके पास गया और उस छोटे जीव को महसूस करने की कोशिश करने लगा। बाकी लोगों के लिए यह पल ऐसा था जैसे किसी बच्चे ने पहली बार चलना सीख लिया हो। एजेंट भावुक होकर कैमरे के सामने बोला कि यह जीवन का चमत्कार है। उसने साबित कर दिया है कि इंसान इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं है। लेकिन वह भूल गया कि ब्रह्मांड के नियम कभी दयालु नहीं होते। अनजान जिंदगी हमेशा दोस्त बनने नहीं आती। उसी रात उन्होंने खुशी में एक छोटी पार्टी रखी। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही उनकी आखिरी विदाई पार्टी बनने वाली है। अगले दिन एजेंट केविन के साथ इंटरेक्ट कर रहा था, तभी उसने देखा कि केविन धीरे धीरे उसकी उंगली पर चढ़ आया है। यह देखकर वह बेहद भावुक हो गया। असल में एजेंट बचपन से ही दोनों पैरों से विकलांग था। वह हमेशा उम्मीद करता था कि भविष्य की मेडिकल टेक्नोलॉजी उसे फिर से चलने का मौका देगी, और अब इस एलियन जीव को देखकर उसके अंदर उम्मीद फिर जाग गई थी। अगर सिर्फ एक अकेली कोशिका पूरे शरीर को ताकत दे सकती है तो शायद वह भी एक दिन दोबारा चल सके। लेकिन शायद इसी उम्मीद में वह इतना खो गया कि लैब से निकलते समय जरूरी उपकरण चेक करना भूल गया। अगली सुबह स्पेस स्टेशन में भयानक गैस लीकेज हो गया। तेज अलार्म की आवाज ने सभी को डरा दिया। जांच के बाद पता चला कि लैब पूरी तरह संक्रमित नहीं हुई थी। हालांकि केविन बेहोश हो चुका था, लेकिन अभी भी जिंदा था। मिरांडा इस घटना पर बेहद गुस्सा हुई। उसने एजेंट को साफ चेतावनी दी कि वे पृथ्वी पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में हैं और यहाँ एक छोटी गलती भी सबकी जान ले सकती है। कुछ दिनों तक निरीक्षण करने पर लगा कि केविन पूरी तरह स्लीप मोड में चला गया है। वह बिल्कुल हिल नहीं रहा था, मानो मर चुका हो। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि गैस लीकेज के बाद यह उसकी सुरक्षा प्रणाली थी, क्योंकि जब वह पहली बार मिला था तब भी वह इसी तरह सोया हुआ था। एजेंट खुद को दोष देने लगा। वह नहीं चाहता था कि उसकी खोजी हुई यह ऐतिहासिक जिंदगी यूं ही खत्म हो जाए, और यही उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने फैसला किया कि वह बिजली का झटका देकर केविन को फिर से जगा देगा। उसे लगा वह एक जीवन बचा रहा है, लेकिन असल में वह मौत का दरवाजा खोल रहा था। जैसे ही बिजली का करंट दिया गया, केविन अचानक जाग उठा। वह बिजली की रफ्तार से एजेंट के हाथ पर झपटा और इलेक्ट्रिक पेन तोड़ डाला। अब तक शांत दिखने वाला केविन अचानक एक जंगली जानवर की तरह हिंसक हो चुका था। वह एजेंट के हाथ से लिपट गया। एजेंट ने हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन केविन की ताकत इंसानों से कहीं ज्यादा थी। उसने अपनी टेंटिकल्स से कांच की दीवार पकड़ ली और एजेंट के साथ रस्साकशी करने लगा। बाहर खड़ी केट तुरंत अंदर बचाव के लिए नहीं गई, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि अंदर की स्थिति कितनी खतरनाक है। एजेंट टूटे हुए इलेक्ट्रिक पेन को उठाकर केविन का ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगा, लेकिन केविन उसकी चाल समझ गया। अचानक उसने एजेंट की उंगली को इतनी जोर से दबाया कि एजेंट दर्द से चीख उठा। फिर एक तेज क्रैक की आवाज आई और उसकी उंगली बीच से टूट गई। एजेंट दर्द से बेहोश होकर गिर पड़ा। उसका हाथ धीरे धीरे दस्ताने से बाहर निकलने लगा। बाहर खड़े लोग डर से जड़ हो गए। तभी केविन फिर हरकत करने लगा। पहले उसने दस्ताने के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन बाहर निकलने में नाकाम रहा। फिर वह वापस लैब में गया और अपनी नई उगी टेंटिकल से टूटे हुए पेन को पकड़ लिया। हल्का सा दबाव डालते ही पेन 2 टुकड़ों में टूट गया। उसने पेन की नुकीली धार से स्पेस सूट को फाड़ दिया और फिर तेजी से बाहर निकल आया। अब वह पूरे लैब में आजादी से घूम रहा था। सब सोच रहे थे कि आखिर वह क्या करने वाला है। तभी उसकी नजर पास में रखे एक सफेद चूहे पर पड़ी। वह छोटे से छेद से उसके पिंजरे के अंदर घुस गया और उस पृथ्वी के जीव को उत्सुकता से देखने लगा। लेकिन अगले ही पल केविन अचानक हिंसक हो गया। उसने चूहे को अपनी टेंटिकल्स में जकड़ लिया। एक अजीब पारदर्शी तरल चूहे के शरीर पर फैलने लगा और फिर उसका शरीर धीरे धीरे गलने लगा। सिर्फ 3 सेकंड के अंदर पूरा चूहा पच चुका था। अब बेहोश पड़ा एजेंट केविन का अगला
शिकार बनने वाला था। और तभी एंट्री होती है इंजीनियर रोरी की, जिसका किरदार निभाया है रायन रेनॉल्ड्स ने। यानी अब सामने खड़ा था वही इंसान जिसे दुनिया डेडपूल के नाम से जानती है। टीम में रोरी हमेशा सबसे बहादुर और एक्शन लेने वाला इंसान माना जाता था। वह बिना एक सेकंड सोचे अपने साथियों की बात अनसुनी करके सीधे लैब का दरवाजा खोल देता है। उसका सिर्फ एक मकसद था, किसी भी हालत में एजेंट को बचाना। यहाँ एक दिलचस्प बात भी जान लो, रायन रेनॉल्ड्स इस फिल्म में शुरुआत में लीड हीरो बनने के इरादे से आए थे, लेकिन जब उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी तब पता चला कि उनका किरदार रोरी सबसे पहले मरने वाला है। और इस जीरो ग्रेविटी रेस्क्यू सीन को शूट करना भी बेहद मुश्किल था। पूरे सीन के दौरान रायन रेनॉल्ड्स को भारी वजन के साथ हवा में लटकाया गया था। हर दिन लगभग 8 घंटे तक उन्हें वायर पर शूट करना पड़ता था। हालत इतनी खराब हो गई थी कि उनके कंधों पर रस्सियों के गहरे घाव तक पड़ गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने शूटिंग नहीं छोड़ी। अब कहानी पर वापस आते हैं। रोरी तेजी से एजेंट को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी केविन उसकी मंशा समझ जाता है और तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। खुशकिस्मती से रोरी की स्पीड उससे तेज थी। डेविड की मदद से वह सबसे पहले एजेंट को सुरक्षित बाहर भेज देता है, लेकिन जैसे ही रोरी खुद बाहर निकलने वाला होता है, दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। बाहर खड़ी केट मजबूरी में कहती है कि वह केविन को पूरे स्पेस स्टेशन में फैलने नहीं दे सकती। रोरी समझ तो जाता है कि वह सही कह रही है, लेकिन उस वक्त उसके दिमाग में शायद हजारों गालियां चल रही थी। केट उसे याद दिलाती है कि लैब में ऑक्सीजन कैंडल मौजूद है। रोरी तुरंत उसे जलाकर उसकी तेज गर्मी से केविन को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन केविन पर उसका कोई असर नहीं होता। स्थिति हाथ से निकलती देख केट नया आदेश देती है, किसी भी कीमत पर केविन को खत्म करो और रोरी को बचाओ। सू की सलाह पर रोरी एक फ्लेम थ्रोअर जैसा बर्नर ढूंढ लेता है और आग से लगातार केविन पर हमला शुरू कर देता है, लेकिन केविन किसी शिकारी जानवर की तरह तेजी से हर वार से बच निकलता है। वह सिर्फ बच ही नहीं रहा था, बल्कि बीच बीच में रोरी पर हमला भी कर रहा था। अब रोरी पूरी तरह घबरा चुका था, उसका धैर्य टूटने लगा। वह बेकाबू होकर लगातार आग बरसाने लगता है, लेकिन जल्दबाजी में सिर्फ 30 सेकंड के अंदर पूरा ईंधन खत्म हो जाता है। अब उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था और पहली बार रोरी खुद को पूरी तरह केविन के सामने एक शिकार की तरह महसूस करने लगा। केविन अचानक मौका देखकर रोरी के मुंह के अंदर घुस गया। अगले ही पल रोरी का पूरा शरीर ढीला पड़ गया। वह बेहोशी की हालत में पहुंच चुका था, लेकिन फिर भी उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसके शरीर के अंदर कुछ जिंदा चीज धीरे धीरे उसके अंगों को खा रही है। उसके पेट और सीने के अंदर असहनीय दर्द फैलने लगा, ऐसा दर्द जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वह चीख भी नहीं पा रहा था। धीरे धीरे उसने पूरी दुनिया की तरफ अपनी पीठ कर ली और फिर उसके मुंह से खून की 2 धारें बाहर निकली। उसकी आंखों की पुतलियां फैलने लगी। अब साफ था रोरी को बचाया नहीं जा सकता। खून की बूंदें शून्य गुरुत्वाकर्षण में हवा में तैरने लगी। यह दृश्य देखकर केट की आंखें भर आईं, लेकिन उसी समय उनसे भी बड़ा खतरा सामने आ चुका था। रोरी के मरते ही उसके हाथ से फ्लेम थ्रोअर छूट गया। वह धीरे धीरे उड़ता हुआ फायर सेफ्टी सिस्टम की तरफ पहुंचा। उस पर बची हुई छोटी सी आग ने सुरक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया। अचानक पूरे लैब के फायर स्प्रिंकलर खुल गए। लाल चेतावनी अलार्म पूरे स्टेशन में गूंजने लगा। केट तुरंत सू को साथ लेकर सभी फायर वेंट्स को मैन्युअली बंद करने दौड़ी। अब तक सब समझ चुके थे कि केविन कितना खतरनाक है। अगर वह स्पेस स्टेशन में खुलकर घूमने लगा तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन केविन को अब भागने का रास्ता मिल चुका था। वह रोरी के मुंह से बाहर निकला। अब उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका था। एक इंसान को खा जाने के बाद उसकी ताकत और गति दोनों कई गुना बढ़ गई थी। एजेंट ने अनुमान लगाया कि केविन हवा के बहाव को महसूस कर सकता है, मतलब वह आसानी से समझ सकता था कि बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है। अब सबको उससे पहले सभी वेंट बंद करने थे, लेकिन तभी पूरी दुनिया के लिए सब कुछ बदल गया। केविन फायर वेंट के रास्ते भाग निकला। इसका मतलब था कि स्पेस स्टेशन की पहली सुरक्षा परत टूट चुकी थी। अब उन्हें जल्द से जल्द पता लगाना था कि केविन स्टेशन के किस हिस्से में है, ताकि दूसरी आइसोलेशन लाइन बनाई जा सके। केट तुरंत पृथ्वी से संपर्क करने की कोशिश करती है। वह पूरी स्थिति की जानकारी नीचे भेजना चाहती थी, लेकिन तभी कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो जाता है। अब पृथ्वी से उनका संपर्क टूटने लगा था। स्थिति गंभीर होती देख केट फैसला करती है कि वह खुद स्पेस के बाहर जाकर कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक करेगी। जाने से पहले वह टीम को कुछ खास निर्देश देती है, लेकिन वह पूरी बात खुलकर नहीं बताती। वह सिर्फ मिरांडा की तरफ देखती है, मानो कोई ऐसा सीक्रेट नियम हो जो सिर्फ उन दोनों को पता था। केट पहले ही सबसे बुरे हालात के लिए खुद को तैयार कर चुकी थी, लेकिन जब वह स्पेस में पहुंचकर कम्युनिकेशन यूनिट का वाल्व खोलती है तो अंदर का नजारा देखकर सन्न रह जाती है। पूरा कूलेंट गायब था। केविन उसे पी चुका था। अब यह साफ हो गया था कि चाहे वह एलियन हो, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे भी इंसानों की तरह ऑक्सीजन और पानी की जरूरत पड़ती है। और अब उसने कम्युनिकेशन सिस्टम का सारा कूलेंट पी लिया था। इसका मतलब अगला निशाना स्टेशन का सेंट्रल प्रोसेसर हो सकता था। वह लगातार खाता रहेगा, क्योंकि उसके लिए जीवित रहना सबसे जरूरी था। केट तुरंत आदेश देती है कि स्टेशन के सभी पानी और तरल स्रोतों की जांच की जाए, लेकिन तभी वाल्व के अंदर से एक काली परछाई तेजी से बाहर निकली। सिर्फ 0.003 सेकंड के अंदर केट समझ गई, वह केविन था। केविन बिजली की तरह
तरह उसकी स्पेस सूट से चिपक गया और अंदर घुसने के लिए कोई कमजोर जगह ढूंढने लगा। केट ने तुरंत वॉल्व बंद कर दिया ताकि वह सूट के अंदर न जा सके। साथ ही उसने डेविड को एयरलॉक पर बुलाया ताकि मिलकर केविन को खत्म किया जा सके। सबको लगा था कि वैक्यूम यानी अंतरिक्ष के खाली माहौल में केविन जिंदा नहीं रह पाएगा, लेकिन एक बार फिर उसने सबकी सोच गलत साबित कर दी। वह सिर्फ जिंदा ही नहीं था, बल्कि उसने स्पेस सूट के अंदर की कूलेंट पाइप भी फाड़ दी। तरल पदार्थ तेजी से केट के हेलमेट के अंदर भरने लगा। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। अब वह ठीक से देख भी नहीं पा रही थी। आखिरी कोशिश में उसने अपनी सुरक्षा रस्सी खोल दी और खुद को अंतरिक्ष में उछाल दिया। किस्मत से आखिरी पल में उसका हाथ बाहरी हैंडल पकड़ लेता है। इधर डेविड तेजी से उसकी तरफ आ रहा था, लेकिन केट की हालत लगातार बिगड़ रही थी। उसके हेलमेट के अंदर भरा कूलेंट इंसानों के लिए जहरीला था। जो चीज केविन के लिए खाना थी वही इंसान को मार सकती थी। आखिरकार डेविड एयरलॉक तक पहुंच जाता है। दरवाजा खोलने के लिए दोनों को एक साथ हैंडल पकड़कर उल्टी दिशा में घुमाना था। बस कुछ सेकंड और केट बच सकती थी, लेकिन तभी केविन अचानक उसके हेलमेट पर चढ़ गया। केट का हाथ रुक गया। उसी पल उसने फैसला कर लिया, वह एयरलॉक नहीं खोलेगी। मिरांडा तुरंत उसकी मंशा समझ जाती है। केट खुद को बलिदान करने वाली थी। वह केविन को साथ लेकर गहरे अंतरिक्ष में उड़ जाना चाहती थी ताकि वह दोबारा स्पेस स्टेशन में न लौट सके। उसने अपनी जान देकर बाकी लोगों को बचाने का फैसला कर लिया था, लेकिन जैसे ही केट दूर जाने लगी, केविन को शायद कुछ एहसास हो गया। वह तुरंत वापस स्पेस स्टेशन की बाहरी दीवार पर लौट आया और अंदर घुसने का नया रास्ता ढूंढने लगा। अब तक कई साथी मर चुके थे। बाकी बचे लोग पूरी तरह टूट चुके थे। उनका पृथ्वी से संपर्क खत्म हो चुका था और अब उन्हें ऐसे एलियन से लड़ना था जो बिना आवाज किए मार सकता था, जो अंतरिक्ष के वैक्यूम में भी जिंदा रह सकता था। सू ने अनुमान लगाया कि केविन जल्द ही स्टेशन के थ्रस्टर तक पहुंच जाएगा। वही एक जगह थी जहां से वह दोबारा अंदर घुस सकता था। अगर वह इंजन नोजल के अंदर जाएगा तो सेंसर तुरंत असामान्य गतिविधि पकड़ लेंगे। फिर वे संबंधित इंजन चालू करके उसे बाहर फेंक सकते थे। लेकिन समस्या थी, ईंधन बहुत कम बचा था। वे यह तरीका बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। टेली चाहता था कि बचा हुआ फ्यूल इस्तेमाल करके वे पृथ्वी पर लौट जाएं, लेकिन तभी मिरांडा उसे रोक देती है। वह कहती है, डेविड, हम यह जोखिम नहीं ले सकते कि कैल्विन हमारे साथ पृथ्वी तक पहुंच जाए, क्योंकि अब तक सब देख चुके थे। उसे आग से नहीं मारा जा सकता, पानी उसे नहीं मार सकता, वैक्यूम भी उसे नहीं रोक सकता। अगर वह पृथ्वी तक पहुंच गया तो पूरी मानव जाति खत्म हो सकती थी। इसलिए अब उनका असली मिशन सिर्फ एक था, केविन को हर हाल में अंतरिक्ष में ही रोकना, चाहे इसके लिए उन्हें खुद की जान क्यों न देनी पड़े। मिरांडा की बात सुनकर बाकी लोग भी आखिरकार हार मान लेते हैं। वे फैसला करते हैं कि केविन को खुद स्टेशन के अंदर आने दिया जाए। डेली एक योजना देता है, क्योंकि पहले भी ऑक्सीजन खत्म होने पर केविन स्लीप मोड में चला गया था। इसलिए अगर पूरे स्टेशन की ऑक्सीजन निकाल दी जाए तो शायद वह फिर से निष्क्रिय हो जाएगा। योजना के अनुसार सभी लोग एक सुरक्षित कैप्सूल में छिप जाते हैं और बाकी हिस्सों की ऑक्सीजन बाहर निकालनी शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी डेली अचानक देखता है कि एक काली परछाई उसके सामने से गुजरी है। वह तुरंत समझ जाता है कि वह केविन है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता, न अपने साथियों को चेतावनी देता है, न भागने की कोशिश करता है। शायद डर ने उसे अंदर से तोड़ दिया था और उसी खामोशी में केविन उसे अपना अगला शिकार चुन लेता है। कुछ सेकंड बाद डेली का शरीर अजीब तरह से कांपने लगता है। उसके होंठ सफेद पड़ने लगते हैं। मिरांडा तुरंत समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। वह घबराकर पूछती है, डेली क्या हुआ? लेकिन डेली जवाब नहीं दे पाता। लेकिन डेली ने मुंह नहीं खोला। शायद उसके दिल में अब भी यह भरोसा बचा हुआ था कि केविन कोई राक्षस नहीं बल्कि एक चमत्कार है। वह उस चमत्कार को बचाने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार था। यहाँ तक कि मौत के आखिरी पल में भी वह केविन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाया। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा क्रूर थी, जिसे इंसान जीवन का चमत्कार समझ रहे थे। असल में वह सिर्फ इंसानों की अपनी भावनाओं का भ्रम था। तुम उसे प्यार और उम्मीद से देखते हो, लेकिन उसके लिए तुम सिर्फ खाना हो। यही इस ब्रह्मांड का सबसे बेरहम सच है। कुछ ही सेकंड बाद डेली पूरी तरह बेहोश होकर गिर पड़ा। बाकी साथियों को अब भी समझ नहीं आया था कि उसके साथ हुआ क्या है। वे तुरंत उसे बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी मिरांडा की नजर अचानक डेली की पैंट पर पड़ी। उसके कपड़ों के अंदर कुछ हिल रहा था और वह चीज धीरे धीरे ऊपर की तरफ सरक रही थी। कहावत है, दुश्मन से ज्यादा खतरनाक घर का गद्दार होता है। इतनी कोशिशों के बाद भी केविन फिर उनके बीच पहुंच चुका था। वह डेली के शरीर के अंदर घूम रहा था और धीरे धीरे उसका खून चूस रहा था। यह देखते ही मिरांडा ने बिना देर किए इलेक्ट्रिक शॉकर उठाया और सीधे केविन पर हमला कर दिया। तेज करंट लगते ही केविन डेली के शरीर से बाहर निकल आया, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर उठाया सभी लोग डर से जम गए। अब वह पहले जैसा छोटा जीव नहीं रहा था। उसका शरीर लगभग पूरी तरह विकसित हो चुका था। लंबी टेंटिकल्स, डरावना आकार और बेहद तेज हरकतें। अब वह किसी एलियन मॉन्स्टर जैसा दिखने लगा था। जैसे ही उसकी टेंटिकल्स चारों तरफ फैली, डेविड ने बिना एक सेकंड गंवाए वहां से भागना शुरू कर दिया। मिरांडा भी उसके पीछे दौड़ पड़ी, लेकिन सबसे पीछे रह गई सू। वह समय रहते अगले कंपार्टमेंट का दरवाजा पार नहीं कर पाई। मजबूरी में उसे पास के हाइबरनेशन पॉड यानी स्लीपिंग चैम्बर में घुसना पड़ा। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ,
केविन उस पर झपटा, लेकिन वह फिर खाली रह गया। अब केविन पूरी तरह शिकार मोड में था। वह तुरंत पॉड के चारों तरफ घूमने लगा और अंदर घुसने का रास्ता तलाशने लगा। कुछ देर बाद उसने अपनी टेंटिकल्स दरवाजे पर लपेट दी और पूरी ताकत से उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी वह अंदर नहीं जा पाया। आखिरकार निराश होकर वह वहां से चला गया। तब जाकर सू ने राहत की सांस ली। उधर दूसरी तरफ मिरांडा और डेविड वापस डेली के पास पहुंचे। अब उन्हें भी नहीं पता था कि केविन आखिर गया कहाँ है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने ऑक्सीजन निकालने की प्रक्रिया रोक दी। तभी डेविड की नजर सिस्टम मैप पर गई। वह देखकर चौंक गया। स्क्रीन पर एक लाल बिंदु लगातार हिल रहा था। तभी उन्हें समझ आया कि केविन ने डेली के शरीर में लगा ट्रैकर निगल लिया था। अब वही ट्रैकर उन्हें बता रहा था कि केविन स्टेशन में कहाँ घूम रहा है। डेविड ने तुरंत एक योजना बनाई। उन्होंने डेली के शरीर से थोड़ा खून बाहर निकाला और उसे हवा में तैरता छोड़ दिया ताकि केविन उसकी गंध के पीछे पीछे वापस आए। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। केविन खून की बूंदों का पीछा करता हुआ फिर डेली के शव तक पहुंच गया और फिर वह आराम से अपने अधूरे भोजन को खाने लगा। इसी मौके का फायदा उठाकर डेविड और मिरांडा ने उस सेक्शन का दरवाजा बंद कर दिया। अब केविन अंदर फंस चुका था। फिर उन्होंने उस हिस्से की पूरी ऑक्सीजन निकालनी शुरू कर दी ताकि केविन दोबारा स्लीप मोड में चला जाए। जैसे जैसे ऑक्सीजन कम होती गई, केविन की हरकतें और तेज होती गईं। वह घुटने लगा था। अब वह पागलों की तरह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। अगर सब ठीक रहता तो कुछ ही देर में वह फिर बेहोश हो जाता, लेकिन किस्मत अभी भी उनका साथ नहीं दे रही थी। उसी समय पृथ्वी से भेजा गया एक रेस्क्यू पॉड तेजी से उसी हिस्से की तरफ बढ़ रहा था जहां केविन कैद था। डेविड को तुरंत खतरे का अंदाजा हो गया। वह भागकर टॉर्च उठाता है और बाहर रोशनी देकर रेस्क्यू पॉड को संकेत देने लगता है कि वे रुक जाएं या दिशा बदल लें, लेकिन उसे क्या पता था उस रेस्क्यू पॉड के अंदर कोई इंसान था ही नहीं। जैसे ही रेस्क्यू पॉड स्टेशन से जुड़ा, डेविड को एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत है। दरवाजा खुला ही नहीं बल्कि पूरा पॉड स्पेस स्टेशन को धक्का देकर उसकी कक्षा बदलने लगा। तब मिरांडा आखिर वह राज बताती है जिसका जिक्र केट पहले कर चुकी थी। स्पेस स्टेशन में कुल 3 सुरक्षा दीवारें थीं और आखिरी सुरक्षा दीवार खुद पूरा स्पेस स्टेशन था। अगर कभी कोई ऐसा खतरा पैदा हो जाए जिसे रोका न जा सके तो ऑटोमेटिक रेस्क्यू सिस्टम एक्टिव होकर पूरे स्टेशन को गहरे अंतरिक्ष में धकेल देता था ताकि पृथ्वी हर कीमत पर सुरक्षित रहे। मतलब साफ था, धरती ने उन्हें छोड़ दिया था। अब वे वापस नहीं जा सकते थे। समस्या यह थी कि कम्युनिकेशन सिस्टम पहले ही खराब हो चुका था और स्लीपिंग पॉड में छिपी सू को इस नियम के बारे में कुछ पता नहीं था। जैसे ही उसने डॉकिंग की आवाज सुनी, उसे लगा कि मदद पहुंच गई है। वह तुरंत बाहर भागी ताकि इस मौत के स्टेशन से निकल सके। लेकिन जब उसने देखा कि रेस्क्यू पॉड का दरवाजा नहीं खुल रहा तो उसने टूल उठाकर उसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश शुरू कर दी। उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ अपनी जान बचाना था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि इससे बाकी लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। दरवाजा तोड़ने में व्यस्त सू को पीछे से आता खतरा दिखाई ही नहीं दिया। जब तक मिरांडा और डेविड वहां पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। केविन पीछे से हमला कर चुका था। उसने सू के शरीर को अपनी टेंटिकल्स में जकड़ लिया। संघर्ष के दौरान रेस्क्यू पॉड स्टेशन से अलग होने लगा। भारी खिंचाव के बीच सू किसी तरह मिरांडा का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन उसी समय केविन भी उसकी बॉडी को पकड़कर उसके जरिए स्टेशन के अंदर आने की कोशिश करने लगता है। वह धीरे धीरे मिरांडा तक पहुंचने ही वाला था। तभी सू को अपनी गलती का एहसास होता है। आखिरी पल में वह खुद ही मिरांडा का हाथ छोड़ देती है और केविन के साथ रेस्क्यू पॉड में बह जाती है। लेकिन केविन अब भी हार मानने वाला नहीं था। अपनी जबरदस्त पकड़ की मदद से वह दोबारा स्टेशन की तरफ चढ़ने लगा। तभी डेविड तुरंत दरवाजा बंद कर देता है और केविन अंदर आने से रह जाता है। लेकिन इस हादसे में स्पेस स्टेशन का एक हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। अब स्टेशन अपनी कक्षा से भटक चुका था और धीरे धीरे गहरे अंतरिक्ष की तरफ बह रहा था। अगर कहानी यहीं खत्म हो जाती तो शायद केविन किसी दूसरे ग्रह पर पहुंचकर वहां की जिंदगी खत्म करता। लेकिन तभी एक और भयानक मोड़ आता है। स्पेस स्टेशन अचानक दिशा बदलकर पृथ्वी के वातावरण की तरफ बढ़ने लगता है। गणना के मुताबिक सिर्फ 30 मिनट बाद वह पृथ्वी के वातावरण में घुस जाएगा। डेविड और मिरांडा का बचना लगभग नामुमकिन था। लेकिन सबसे बड़ा डर यह था कि शायद केविन बच जाए। अगर वह पृथ्वी तक पहुंच गया तो पूरी मानव जाति के लिए नई तबाही शुरू हो सकती थी। कोई नहीं जानता था कि उसका अंतिम रूप कितना खतरनाक होगा। अब ईंधन लगभग खत्म हो चुका था। स्टेशन के अंदर मौत जैसी खामोशी फैल गई। ठंड धीरे धीरे दोनों के शरीर में उतरने लगी। उन्हें लगने लगा था कि अब अंत तय है। लेकिन तभी डेविड के दिमाग में एक आखिरी योजना आती है। उसे याद आता है कि केविन ऑक्सीजन की तरफ आकर्षित होता है। अब उनके पास 2 एस्केप कैप्सूल बचे थे। डेविड की योजना थी कि ऑक्सीजन कैंडल का इस्तेमाल करके केविन को A कैप्सूल तक लाया जाए। जैसे ही वह अंदर आए, डेविड खुद उस कैप्सूल को लेकर अंतरिक्ष की गहराई में चला जाएगा और उसी समय मिरांडा दूसरे B कैप्सूल में बैठकर पृथ्वी की तरफ लौट जाएगी। अब यही आखिरी तरीका था जिससे धरती को बचाया जा सकता था। समय बहुत कम था। अगर वे ज्यादा देर करते तो ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से दोनों बेहोश हो जाते और फिर पृथ्वी को बचाने वाला कोई नहीं रहता। योजना तय होते ही डेविड स्पेस सूट पहनता है। वह ऑक्सीजन कैंडल लेकर पूरे
रेलवे स्टेशन में केविन को ढूंढने निकल पड़ता है। मिरांडा पीछे रुककर इंतजार करने लगती है। पूरा स्टेशन अलार्म से गूंज रहा था। अगर डेविड जल्दी केविन को नहीं ढूंढता तो वह खुद ऑक्सीजन की कमी से मर जाता। तभी अचानक अंधेरे में केविन दिखाई देता है। वह तेजी से ऑक्सीजन कैंडल पर टूट पड़ता है और लालच से उसकी ऑक्सीजन सोखने लगता है। डेविड समझ जाता है कि योजना काम कर गई है और फिर वह तुरंत अगला कदम उठाने के लिए आगे बढ़ता है। डेविड तुरंत अगले पॉइंट की तरफ बढ़ा और वहाँ दूसरी ऑक्सीजन कैंडल जला दी। जैसे ही केविन ऑक्सीजन की तरफ बढ़ता, डेविड तुरंत वहाँ से हट जाता। खुशकिस्मती से उस समय केविन का पूरा ध्यान सिर्फ ऑक्सीजन पाने पर था। वो डेविड पर हमला करने की बजाय लगातार कैंडल का पीछा कर रहा था। धीरे धीरे डेविड उसे अपने जाल में फंसाते हुए एस्केप कैप्सूल तक ले आया। उधर जैसे ही मिरांडा ने ए कैप्सूल की लाइट जलती देखी, वह तुरंत बी कैप्सूल की तरफ दौड़ पड़ी। इसी दौरान डेविड ने आखिरी ऑक्सीजन कैंडल निकाली। केविन लालच में उसकी तरफ बढ़ा और उसी पल डेविड ने तेजी से कैप्सूल का दरवाजा बंद कर दिया। अब केविन उसके साथ अंदर कैद हो चुका था। डेविड तुरंत मैनुअल मोड ऑन करता है और कैप्सूल को जबरदस्ती स्टेशन से अलग कर देता है। उसका मकसद साफ था, वह खुद केविन को लेकर गहरे अंतरिक्ष में चला जाएगा ताकि पृथ्वी बच सके। उधर उसी समय मिरांडा भी अपना कैप्सूल लॉन्च कर देती है। लॉन्च के बाद वह एक आखिरी रिकॉर्डिंग शुरू करती है। वह पृथ्वी के लोगों को केविन के बारे में सब कुछ बताती है, उसकी ताकत, उसकी खतरनाक क्षमता और यह कि वह इंसानों के लिए कितना बड़ा खतरा है। क्योंकि सच कहें तो मिरांडा खुद भी नहीं जानती थी कि वह पृथ्वी तक जिंदा पहुंच पाएगी या नहीं। लेकिन तभी किस्मत एक बार फिर पलट जाती है। मिरांडा के कैप्सूल से अंतरिक्ष का मलबा टकरा जाता है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन मिलने के बाद केविन पूरी तरह सक्रिय हो चुका था। वह अचानक डेविड पर टूट पड़ता है। अपनी टेंटिकल्स से वह डेविड को सीट पर जकड़ देता है। फिर धीरे धीरे उसका हेलमेट खोल देता है और बेहद खौफनाक तरीके से उसे घूरने लगता है। अब डेविड पूरी तरह उसके कब्जे में था। कुछ समय बाद एस्केप कैप्सूल पृथ्वी के वातावरण में दाखिल होने लगता है। निर्धारित ऊंचाई पर पहुंचते ही पैराशूट खुल जाता है। फिर कैप्सूल समुद्र में गिरता है। पास मौजूद कुछ मछुआरे उसे देख लेते हैं और तुरंत उसकी तरफ बढ़ते हैं। वे खिड़की से अंदर झांक कर देखने लगते हैं कि आखिर अंदर कौन है और तभी सबसे भयानक सच सामने आता है। असल में दोनों एस्केप कैप्सूल रास्ता बदल चुके थे। मिरांडा ने पूरी कोशिश की थी कि उसका कैप्सूल पृथ्वी की तरफ लौट आए, लेकिन आखिरकार वह अंतरिक्ष की गहराई में भटक गई। जबकि डेविड, जो केविन के कब्जे में था, वह समय रहते दिशा नहीं बदल पाया और इसी वजह से वही कैप्सूल पृथ्वी पर लौट आया जिसमें केविन मौजूद था। डेविड अपनी बची हुई आखिरी ताकत से मछुआरों को रोकने की कोशिश करता है। वह चीख चीख कर उन्हें चेतावनी देता है कि दरवाजा मत खोलो, लेकिन भाषा अलग होने की वजह से मछुआरे उसकी बात समझ नहीं पाते। वे उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं और जबरदस्ती कैप्सूल का दरवाजा खोलने लगते हैं। उसी समय दूर दूर से और भी मछली पकड़ने वाली नावें कैप्सूल की तरफ आने लगती हैं और यहीं से मानव जाति की असली तबाही शुरू होती है। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। ना कोई सुपर हीरो आता है, ना दुनिया बचती है, ना कोई चमत्कार होता है। बस बचती है तो सिर्फ डर, अंतहीन डर और निराशा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मंगल ग्रह पर मिली एक छोटी सी एलियन कोशिका पूरे स्पेस स्टेशन के विनाश का कारण बन जाएगी। शायद ब्रह्मांड कभी इंसानों के खेलने की जगह था ही नहीं। इंसान जितना ज्यादा अज्ञात चीजों को हल्के में लेते हैं, जितना ज्यादा अपने लालच और अहंकार में डूबते हैं, उतना ही तेजी से वही अज्ञात चीजें उन्हें निगलने लगती हैं और आखिर में कीमत इतनी भारी होती है जिसे इंसान सह भी नहीं पाता। बहुत से लोग इस फिल्म को देखने के बाद उदास और बेचैन महसूस करते हैं। कई लोग शिकायत भी करते हैं कि इसका अंत इतना निराशाजनक क्यों है, लेकिन असल में यही इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। इसने इंसानों को जरूरत से ज्यादा महान या बहादुर दिखाने की कोशिश नहीं की और न ही एलियन को सिर्फ शुद्ध बुराई बनाकर पेश किया। फिल्म सिर्फ एक कड़वा सच दिखाती है। इस विशाल ब्रह्मांड के सामने इंसान बेहद छोटे और कमजोर है और जब बात किसी अनजान जीवन की हो तो इंसानों का अहंकार, लालच और अंधी जिज्ञासा आखिरकार उन्हें खुद अपने विनाश की तरफ ले जाती है।